आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,08,75,703 हो गई है, जबकि 7,48,381 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 23,96,637 हो गया है, जबकि 47,033 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 86,475 हो गई है, जबकि 665 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चारशंबे के रोज़ 1,931 नए मामले सामने आए थे और 11 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 22,736 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव जारी रहने के बावजूद ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में काफ़ी कमी आई है। गुज़िश्ता 4 दिन से केसेस की तादाद 500 के अंदर है। इसकी वजह से एक अरसे बाद हैदराबाद की आवाम ने राहत की सांस ली है। हैदराबाद में केसों में कमी से कंटेनमेंट जोन्स में भी कमी आ रही है। 30 जुलाई तक जहां GHMC में 92 कंटेनमेंट जोन्स थे, वहीं आज उनकी तादाद घटकर 65 हो गई है। चार मीनार जोन में कंटेनमेंट जोन्स की तादाद पहले 31 थी और आज ये 21 हो गई है, यानी 10 जोन्स कम हुए हैं। ऐसे ही शहर के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स में कमी आई है। महकमे सेहत इस तब्दीली से खुश है और उम्मीद कर रहा है कि कोरोना के केसेस धीरे धीरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से ख़त्म हो जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मनमानी फीस वसूल करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के लाइसेंसेस को मनसूख करने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। जुमेरात के दिन कोविड-19 से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि अदालत की जानिब से दिए गए अहकामात पर 2 हफ्ते के अंदर अमल किया जाए। अदालत ने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स के अब तक कितने टेस्ट किए गए हैं, उससे अदालत को वाकिफ करवाया जाए। जिन खानगी हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी की गई हैं, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और खानगी हॉस्पिटल्स को हिदायत दी है कि वो हुकूमत के GOs के मुताबिक ही काम करें। खानगी हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के इलाज की कीमतें डिस्प्ले बोर्ड पर शाये की जाएं ताकि आवाम उनसे वाकिफ हो सके। सरकारी मराद हासिल करने वाले हॉस्पिटल्स कितने अफराद का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, उसकी तफसीलात भी अदालत ने मांगी हैं। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया है कि दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह खानगी हॉस्पिटल्स के बेड्स हासिल किए गए हैं, तेलंगाना हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में आवाम के लिए एक ग्रीवेंस सेल कायम किया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत में महकमे सेहत के सेक्रेटरी और ओहदेदारों को हाजिर होने की हिदायत दी। आइंदा समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। खानदान के 3 अरकान के साथ साथ खुद के भी कोरोना से मुतासिर पाए जाने पर मायूसी के शिकार एक ज़ईफ़ शख्स ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 63 साला शख्स, जिनकी शनाख्त एल नदीपी राजन्ना के तौर पर की गई है, उनकी बेटी और 2 नवासियाँ हाल ही में विलेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुँचे, जहाँ उन तमाम का कोरोना टेस्ट करवाया गया। उन तमाम की रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसके बाद उनको घर में ही क्वारंटाइन में रहने का मशवरा दिया गया। अपने अरकान ख़ानदान के इस मोजी मर्ज से मुतासिर होने पर यह ज़ईफ़ शख्स काफ़ी मायूस हो गया था। गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी कि शख्स की लाश दरख्त से लटकती हुई पाई गई। उसकी आखिरी रसूमात वहीं पर अंजाम दे दी गई। सिकंदराबाद में पिछले 4 साल से काम कर रही एक नर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन लेकर खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक नलगुंडा ज़िले के मरीगुड़म के गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला सौंदर्या सिकंदराबाद के एक हॉस्पिटल में मुलाजिमत करती थी और हॉस्पिटल के ही हॉस्टल में मुकीम थी। उसके साथियों ने बताया कि सौंदर्या दोपहर में ड्यूटी ख़त्म करके हॉस्टल आई और अपने कमरे में चली गई। रात हो जाने के बावजूद कमरे से वो बाहर नहीं निकली तो उसके साथियों ने कमरे में जाकर देखा, वो मुर्दा पड़ी हुई थी। इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरी हॉस्टल पहुंची और कमरे की तलाशी ली। सौंदर्या के बाजू ही एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन मिला, जिससे पता चला कि उसने इंजेक्शन लेकर खुदकशी की है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद शादियां और बड़ी तकारीब मनाने का सिलसिला हुनूस जारी है। कुछ लोग तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं और बाज़ लोग तकारीब में मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर हम एक ऐसी ही शादी का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। ये मामला जगतियाल का है, जहाँ पर शादी की एक तकरीब में शरीक 16 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। इस फैमिली ने धर्मापुरी में महदूद मेहमानों के साथ एक शानदार शादी की तकरीब मुनक्किद करने की बाकायदा इजाज़त ली थी, ताहम तवक्को से ज़्यादा मेहमानों ने इस शादी की तकरीब में शिरकत की। शादी के 3-4 दिन बाद शादी में शरीक बहुत से मेहमानों को खांसी, बुखार और सर्दी हो गई। उन्होंने अपना अपना कोरोना का टेस्ट करवाया तो उनमें से 16 मेहमानों की रिपोर्ट मुस्बित आई, जबकि अभी बहुत सारे मेहमानों के टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। इस इत्तला के बाद सारे मेहमानों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोरोना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0410482971 दिया गया है। इस नंबर पर कॉल करते हुए तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। इस हेल्पलाइन नंबर में कोरोना की अलामात, जांच की तफसीलात, घरों में अलग थलग रहने की एहतियात, कोविड सेंटर तक पहुँचने का अमल और एम्बुलेंस के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। ओहदेदारों ने कहा कि इस हेल्पलाइन से लोगों को सेहत के बारे में भी मालूमात हासिल होंगी और कोरोना के बारे में पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात दूर होंगे। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर इलाकों में आज लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी कई सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के ओहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। बाज़ अजला में भी बारिश हुई, जहाँ ज़रई सरगर्मियाँ जारी हैं। किसान बारिश की वजह से खुश हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना, साहिली एपी, यानम में सरगर्म और रायलसीमा में कमज़ोर पड़ गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बारिश अब भी हो रही है। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब सेक्रेटेरिएट के इन्हदाम के दौरान 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ जुमे के रोज़ से एक दस्तखती मुहिम शुरू की जा रही है। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक की सदारत में मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल जेएसी ने रियासत भर से 10 लाख दस्तखतें हासिल करने का फैसला किया है, ताकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर दबाव बनाया जाए कि वो सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करें और मिली जज्बे और समझिए शऊर का मुजाहरा करके हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करें। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ना कोई सियासी समझिए कि बाज़गिरी का मसला है। इस मसले पर हम बेलौस होकर जिद्दोजहद करें और हमारी तड़प भी यही है कि मसाजिद दोबारा उसी मकाम पर तामीर हो। तो ये 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन जो की जा रही है, इस सिग्नेचर्स को चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना और गवर्नर ऑफ तेलंगाना को ये सिग्नेचर सबमिट की जाएंगी कि मुसलमानों की ये राय है, 1 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों की राय है कि मस्जिद वहीं तामीर हो। और इस सिलसिले में जो कानूनी चाराजोई है वो भी हम समझिए कि करने की सोच रहे हैं। और मुझे कभी तवक्को है कि नौजवान और ख़वातीन भरपूर इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे और बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि वो नौजवानों की सरपरस्ती फरमाएँ। मसाजिद कमेटियों में फॉर्म रखे जाएंगे और समझिए वहाँ एक डब्बा भी रख दे और जो सिग्नेचर अपने घरों को फॉर्म ले जाकर सिग्नेचर करके लाएं अपने अड़ोस पड़ोस की, वो डब्बे में डाल दें। वहाँ से कारकुन उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिग्नेचर सिर्फ एक दस्तखत करना है। यह दस्तखत हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कबूलियत का दर्जा समझिए हासिल करे और हमारे जन्नत का परवाना हमको इस दस्तखत के ज़रिए मिल जाए। तो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको समझिए आगे आना है। और कल से जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी के मौके पर अपनी क़यामगाह पर ही परचम कुशाई अंजाम देंगे। इस सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन 15 अगस्त से कबल हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी तक़रीब के लिए 15 दिन पहले ही से तैयारियाँ शुरू हो जाती थीं। यौम आज़ादी तक़रीब के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है और किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते बाग़-ए-आम में
तकरीब मुनक़िद करने की बात कही गई थी, ताहम अब वो भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला प्रगति भवन में ही परचम कुशाई अंजाम देंगे, जबकि रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार BR के भवन में परचम कुशाई करेंगे। वज़ीर सनत के तारक रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी तौर पर काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री कायम करें। ज़िला रंगारेड्डी के कोंडा कोल में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, मकामी रुकन असम्बली और अरकान पार्लियामेंट और मेधा ख़ानदान मौजूद था। इस मौके पर वज़ीर KTR ने कहा कि 106 एकड़ पर यह कोच फैक्ट्री कायम की जा रही है। ये फैक्ट्री का पहला यूनिट 16 माह में मुकम्मल हो जाएगा और मुकम्मल फैक्ट्री 4 साल में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हालिया कैबिनेट में TS I-पास पॉलिसी के तहत जो भी कंपनियां सरमायाकारी करती हैं, अगर वो 60 से 70% मुलाजिमत मकामी अफराद को देगी तो इस कंपनी को हुकूमत की तरफ से मज़ीद मराद दिए जाएंगे। इस कंपनी में 1000 अफराद का रास तकर्रुर होगा और 1500 अफराद बिलरास तकर्रुर अमल में आएगा। KTR ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक काजीपेट कोच फैक्ट्री कायम करने का मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत है, इसके साथ मरकज़ी हुकूमत भरपूर ताउन करते हुए वरंगल में सरकारी कोच फैक्ट्री कायम करे। उन्होंने मेधा कंपनी से कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులందరూ వేరే దగ్గరికి పోతారు తప్ప ఇక్కడికి కొత్తగా ఎవరు రారు అనే ఒక భయోత్పాతమైన వాతావరణం, ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో రకాల అపోహలు ఆనాడు వీటి మధ్యన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది 6 ఏళ్ల కిందట. ఈ 6 ఏళ్లలో చాలా గర్వంగా సంతోషంగా చెప్పుకునే చాలా పరిణామాలు ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో సాధించాం. మొదటిది ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పుకోవాల్సింది సందర్భ ఔచిత్యం ఉన్న అంశం ఏంటి అంటే, ప్రస్తుతం ఒక తెలంగాణ బిడ్డ యుగంధర్ రెడ్డి గారు స్థాపించిన ఈ సంస్థ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రైవేట్ రంగంలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడి నుంచి రాబోతా ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణం అని చెప్పి సందర్భంగా ముందుగా నేను హృదయపూర్వకంగా మేధా కుటుంబం మొత్తానికి, మేధా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మామూలు విషయం కాదు. 84లో ప్రారంభమై 15 ఏళ్ల పాటు కేవలం ఇండియన్ రైల్వేస్ యొక్క ఆమోదం పొందడానికి, వారి గుర్తింపు పొందడానికే కష్టమంతా చేసి, ఆ తర్వాత ఇందాక కశ్యప్ రెడ్డి చెప్పినట్టు 2005వ సంవత్సరంలో 25 కోట్ల టర్నోవర్తో మరి ఈరోజు 15 ఏళ్ల కాలంలో 12 ఫ్యాక్టరీలతో 12 వివిధ సబ్సిడరీస్తో 4-5 ఖండాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. దానికి ప్రధానంగా మేధా కుటుంబ సభ్యుల యొక్క కృషి, మీ కష్టమే దానికి కారణం అని చెప్పి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలుగా, పౌరులుగా మనందరం కూడా గర్వించాల్సిన రోజు. ఎందుకు అంటే ఈరోజు తెలంగాణలో కేవలం రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మాత్రమే ఈరోజు ఇక్కడ నిర్మాణం జరగడం లేదు. తెలంగాణలో ఈరోజు ఆదిబట్లలో విమానాలు తయారవుతున్నాయి. విమానాల वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी को मुबारकबाद पेश की है।
स्काई रूट हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का तजुर्बा किया है। वज़ीर मौसूफ ने सोशल मीडिया के अहम जरिए ट्विटर पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इसको एक शानदार कारनामा करार दिया और कहा कि इससे हैदराबाद के माहौलियाती निज़ाम की भरपूर तौसीक हो सकेगी। स्काई रूट एरोस्पेस हवाबाजी से मुतालिक स्टार्टअप है जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन को छोड़ा है। इस तरह ये स्टार्टअप हिंदुस्तान की पहली निजी कंपनी बन गया है जिसने देसी साख्ता रॉकेट के इंजन की तैयारी की सलाहियत का मुजाहरा किया। इस रॉकेट इंजन को रमन नाम दिया गया है। ये नाम नोबेल याफ्ता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। इसके पुर्जे और वजन रिवायती रॉकेट इंजन के पुर्जों और इंजन से कम है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके बानियों में मुकेश बंसल और अंकित नागोरी शामिल है जिन्होंने दावा किया है कि इसका इंजन कई स्टार्टअप्स की सलाहियत का हामिल है जिसके ज़रिए वाहिद मिशन में कई मदारों में बेशतर सैटेलाइट्स को छोड़ा जा सकता है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और सिर्फ गरीब लोगों की मौत हो रही है। रियासत के तमाम सियासी जमातें हुकूमत से कई बार मुतालबा कर चुकी हैं कि कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए, लेकिन हुकूमत गुरबा की मौत पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। खसारा बजट के बावजूद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल किया है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर को आने वाले दिनों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिले संगारेड्डी के नारायण खेड़ में कोरोना वायरस से एक मां और बेटे की मौत वाक़ई हो गई। नारायण खेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान में मां, 2 बेटे और बहुएं यानी जुमला 5 अफराद इस मोहलिक मर्ज से मुतासिर हो गए और घर में ही क्वारंटाइन हो गए थे। ताहम अचानक मां फौत हो गई जबकि जुमेरात की सुबह बेटे की भी मौत हो गई, जिससे दीगर अरकान ख़ानदान में तशवीश की लहर दौड़ गई। इतला मिलने पर मकामी पुलिस ने सूरत हाल का जायज़ा लिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंतराव जुमेरात के रोज़ NSUI के रियासती सदर वेंकट बालमूर और कारकुनों से मुलाकात करने चंचलगुड़ा जेल पहुंचे थे। ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर जेल हुक्काम ने बताया कि कोविड क़वायद के तहत मुलाकात की इजाज़त नहीं है, जिस पर हनुमंतराव ने जेल के बाहर वीडियो कॉल के ज़रिए वेंकट बालमोरू से बात करते हुए इजहार यगानगत किया। वाज़ेह है कि NSUI के रियासती सदर की क़यादत में प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आज शाम उन सभी को जमानत भी मिल गई। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुखालिफ तुलबा पॉलिसियों के खिलाफ NSUI की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरे का खैर मकदम किया। पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के गैर जमहूरी पॉलिसियों के खिलाफ अवामी मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों और तुलबा तंजीमों के एहतजाज पर हुकूमत का इख्तियार करदा रवैया काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो उन मसाइल की यकसोई करे। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా NSUI చేపట్టిన ప్రగతి భవన్ ముట్టడి నేను ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంతృత్వంగా అప్రజాస్వామిక విధానాలతోటి పోతున్న సందర్భంగా ప్రజాస్వామిక అంశాలపై రాజకీయ పార్టీలుగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటుంటే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నియంతృత్వంగా అణిచివేసే విధానాన్ని ముందు నుంచి అవలంబిస్తూ ఉన్నది. అందులో భాగమే NSUI పైన నిన్న జరిగిన దాడి కూడా. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సానుకూలంగా NSUI కావచ్చు ఇంక ఇతర రాజకీయ పార్టీలు చెప్తున్న అంశాలను సానుకూలంగా పరిశీలించమని సందర్భంగా కోరుతూ NSUIకి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు సంఖ్యలు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి సంఘంగా NSUIగా మరింత ఉధృతపరచండి మీ పోరాటాన్ని. నేను మీకు PUBG नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। इस मोबाइल गेम की वजह से बहुत से लोग पहले ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या मगरबी गोदावरी ज़िले के जिजुला कुंटा गांव में पेश आया। गांव का 16 साल लड़का PUBG का आदी हो गया। वो दिन रात खेल में मसरूफ़ रहने लगा और खाना पीना भी छोड़ दिया था। कई औक़ात वो पानी भी पीना भूल गया था, जिसकी वजह से वो कुछ दिन बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने उसका मायना किया और इंकशाफ किया कि वो पानी की कमी का शिकार है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
ریاستی وزیر تلسانی श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सनत नगर हलके के अवाम को दरपेश बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने आज बंसीलाल पेट डिवीजन में भोईगुड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इससे कबल अजीम मुस्लिम वक्फ खबरस्तान में 6 लाख रुपए की लागत से नया पावर बोर कायम किया। मेट्रो रेल के ज़ेर एहतमाम मेट्रो पिलर 24 में हरितारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शजरकारी की। इसी तरह 20 लाख रुपए की लागत से फ्लोरा होटल में सीवरेज लाइन की तामीराती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए कहा कि हल्के में करोड़ों रुपयों की लागत से बुनियादी सहूलियात बशमूल सीवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइनों को नए सिरे से तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने पाइपलाइन में ओवरफ्लो और लीकेज के मसाइल थे, उन्हें दूर करके नए पाइपलाइन लगाकर मसाइल हल कर दिए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने तयक़ुन दिलाया कि अगर अवाम उनके मसाइल की तवज्जो दहानी करवाते हैं और तो वो उसके हल के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। रियासती वज़ीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने इतला दी है कि शहर में मज़ीद 25 बस्ती दवाखानों का 14 अगस्त को सुबह 9:30 बजे इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि 25 बस्ती दवाखानों में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव 4 दवाखानों का इफ्तिताह करेंगे, जबकि बाकी 21 दवाखानों में वज़ीर दाखिला महमूद अली 4, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव 2, वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र 2, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी 2, मेयर GHMC बीर राम मोहन 3, गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर, अरकान असम्बली व काउंसिल, डिप्टी मेयर और मकामी कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मकसद सरकारी तिब्बी खिदमात को लोगों के करीब लाना है। इसके लिए हुकूमत सरकारी तिब्बी शोबे को मुस्तहकम कर रही है। GHMC के हदूद में ज़िला एरिया में 95, ज़िला रंगारेड्डी में 32, ज़िला मेडचल में 40 और संगारेड्डी ज़िले में 3 पहले ही 170 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया जा चुका है और उसके ज़रिए आवाम को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन बस्ती दवाखानों के ज़रिए रोज़ाना तकरीबन 14,000 अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 25 नए बस्ती दवाखानों के आगाज़ के साथ ही मज़ीद 2,000 अफराद तिब्बी इलाज हासिल करेंगे। मौजूदा दवाखानों के अलावा हैदराबाद ज़िले में 18, मेडचल ज़िले में 6 और रंगारेड्डी ज़िले में 2 दवाखानों के क़याम के बाद 25 नए बस्ती दवाखाने कल से काम करना शुरू कर देंगे। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद में ये तादाद 195 हो जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि GHMC के तहत 300 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाने का फ़ैसला किया गया और हुकूमत आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में मज़ीद बस्ती दवाखानों के क़याम के लिए इक़दाम करेगी। हैदराबाद के अमीनपुर इलाके में एक 14 साला असमत दरी की शिकार लड़की की मौत के वाक़े की जांच के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। तेलंगाना के महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल की जानिब से इस कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जो इस मामले की जामे जांच करेगा। इस कमेटी में बच्चों के हुकूक़ का कमीशन, बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी के अरकान, ACP प्रताप को अरकान बनाया गया। इस कमेटी में ख़वातीन कमीशन की सेक्रेटरी G सुनंदा को भी शामिल किया गया है। कमेटी के ज़िम्मेदार लड़की के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल करेंगे। इस मुतासरा लड़की की शहर हैदराबाद के नीलूफर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज़ मौत हो गई थी। गुज़िश्ता 1 साल से वेणुगोपाल नामी शख्स, जो इस मामले का असल मुलजिम है, उसकी असमत दरी कर रहा था। पुलिस की FIR में ये बात बताई गई। इस लड़की को 2015 में उसके वालिदैन की मौत के बाद यतीम खाने में दाखिल करवाया गया था। बताया जाता है कि इस यतीम खाने की वार्डन विजया और उसके भाई जयदीप ने लड़की को 5वीं मंजिल के एक कमरे में भेजा, जहां वेणुगोपाल उसका इंतज़ार कर रहा था। FIR के मुताबिक जब कभी लड़की वेणुगोपाल की जानिब से उससे नामुनासिब सलूक करने की शिकायत वार्डन विजया से करती तो वो उसकी पिटाई कर देती और उसको हिदायत देती कि वो ये बात किसी से ना करे। पुलिस ने कहा कि एक दिन वेणुगोपाल के जाने के बाद उस लड़की की दूसरी सहेलियों ने उसको बरहना हालत में बेहोश देखा। जब लॉकडाउन का आगाज़ हुआ तो 5वीं जमात की एक तालिबा न्यू बोइनपल्ली इलाके में वाक़ई अपने रिश्तेदार के मकान गई थी, जहां वो बीमार पड़ गई। जब उसके रिश्तेदारों ने उसको अस्पताल पहुंचाया तो तिब्बी मायने के बाद डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि पुलिस से रुजू हों, क्योंकि इसका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। लड़की के रिश्तेदार पुलिस से रुजू हुए, जिसके बाद लड़की ने इस ताल्लुक़ से यतीम खाने में हुए तमाम वाक़े से वाकिफ़ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल और कारों पर गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने या नंबर प्लेट को छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू करते हुए ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियों को भी जब्त किया।
اس کے علاوہ مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق غلط نمبر پلیٹ لگانا، نمبر پلیٹ پر سٹیکر لگانا، نمبر پلیٹ سے کوئی نمبر کا کم کر دینا قانوناً جرم ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو پھر ہدف تنقید بنایا۔ اس بار راہل گاندھی نے وزیر اعظم پر کورونا کے مسلسل بڑھتے معاملات کے بارے میں نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے گراف شیئر کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر یہ وزیر اعظم سنبھلی ہوئی حالت ہے تو بگڑی حالت کسے کہیں گے۔ اس سے پہلے بھی راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر نشانہ سادھا تھا۔ انہوں نے انفوسس کے بانی آر نارائن مورتی کی جانب سے مجموعی گھریلو پیداوار یعنی جی ڈی پی میں آزادی کے بعد کی سب سے زیادہ کمی کا خدشہ جتائے جانے کو لے کر چاشمبے کے روز وزیر اعظم مودی اور حکومت پر طنز کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو سب سے زیادہ دن تک ملک کا اقتدار سنبھالنے والے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعظم بننے کا فخر حاصل کر لیا۔ پہلے یہ حصولیابی بھارتیہ جنتا پارٹی کے بانی اٹل بہاری واجپئی کے نام تھی۔ واجپئی 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے اور کل ملا کر اس عہدے پر 2268 دن تک رہے۔ واجپئی پہلی بار 1996 میں وزیر اعظم بنے اور محض 13 دن اس عہدے پر رہے۔ اس کے بعد 1998 میں وزیر اعظم بنے اور 13 مہینے تک اقتدار سنبھالا۔ تیسری بار 1999 میں بنے اور 2004 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ واجپئی کو ملک کا پہلا لمبے وقت تک غیر کانگریسی وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے جنہوں نے اپنی مدت کار مکمل کی۔ وزیر اعظم مودی نے جمعرات کو انہیں اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ بی جے پی نے 2014 کے عام انتخابات میں مودی کی قیادت میں لڑے اور پہلی بار اپنے دم پر لوک سبھا میں اکثریت سے 273 سیٹوں پر جیت حاصل کی۔ 3 دہائیوں میں پہلی بار کسی جماعت نے اپنے دم پر اکثریت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 2019 کے عام انتخابات میں بی جے پی اور بڑی جیت حاصل کی اور نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ وہ اب تاریخ میں لمبے وقت تک وزیر اعظم عہدے پر اپنی خدمات انجام دینے والے چوتھے وزیر اعظم بن چکے ہیں، جس میں انہوں نے واجپئی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے رشتے ٹوٹ کی کگار پر ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیان بازی مانی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت عمران سے اتنی خفا ہے کہ چاشمبے کو اس نے آئل سپلائی روک دی۔ سعودی نے صاف کہا ہے کہ پاکستان کو اب قرض اور آئل کی سپلائی نہیں ہوگی۔ پاکستان کو سعودی کی طرف سے اتنے سخت قدم کی بھنک بھی نہیں تھی۔ اب بات بگڑ چکی ہے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایمرجنسی وزٹ پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یہ دورہ 1 یا 2 دن میں ہوگا۔ پاکستان کے اخبار دی ڈان کے مطابق آرمی کے 2 اعلیٰ افسروں نے مانا کہ باجوہ بہت جلد سعودی عرب جائیں گے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کشمیر پر سعودی کی رخ ہمارے من مطابق نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں دباؤ کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے بچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے جو ناراضگی کی وجہ ہے، پچھلے سال جون میں پاکستان دیوالیہ ہونے کی کگار پر تھا۔ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک لون دینے کو تیار تو ہو گئے، لیکن شرطیں بے حد سخت تھیں۔ عمران نے سعودی سے مدد کی گہار لگائی۔ سعودی نے $6.2 بلین کا لون منظور کیا۔ اس میں سے $3 ارب معمولی خرچ تھا۔ اس کے علاوہ $3.2 ارب پیٹرول ڈیزل کریڈٹ تھا۔ پاکستان کو یہ قرض 1 سال میں چکانا تھا۔ اب تک وہ صرف ایک قسط یعنی صرف $1 ارب چکا سکا تھا، اس کے لیے بھی اس نے چین سے قرض لیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کرونا وبا کے دور میں آئل سپلائی کی ڈیمانڈ کم ہوئی، اس سے سعودی عرب کی کمائی پر بھی سنگین اثر پڑا۔ پچھلے مہینے دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی سعودی ارامکو کے منافع میں 72% کی کمی آئی۔ اب سعودی پاکستان پر خرچ چکانے کا دباؤ بنا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران حکومت کا خزانہ خالی ہے۔ ایسے میں باجوہ کو سعودی دورے سے کچھ خاص حاصل ہونا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مہینے یا ہفتوں کی مہلت مل جائے۔ ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔